गांव वालों से पूछेंगे कि ये कैसे टूटी हुई हैं, तो वो तो नाम देंगे, या तो मुसलमान का नाम देंगे या बोलेंगे औरंगज़ेब ने तोड़ा। मेरा जो अध्ययन है वो ये कहता है कि ये अगर स्ट्रक्चर जैसे गिरता है ऊपर से, कोई भी मंदिर हुआ उसमें रखा है और वो ऊपर से गिरता है, तो उसके चलते मूर्ति टूट जाती है। बोलने में बोल देते हैं कि बख्तियार खिलजी आया सब कुछ तोड़ दिया, पर क्या लोग इतने कमज़ोर थे कि बख्तियार खिलजी एक बार आया और सब लोग भाग गए यहाँ से? एविडेंस है नैरेटिव का कि बख्तियार खिलजी ने तोड़ा, वो एक रिकॉर्ड में है। मिन्हाज सिराज का जो मिन्हाज सिराज का नाम से एक है, इनके हिसाब से वो केवल उदंतपुरी नाम का जो महाविहार था वहाँ तक आया, और नैरेटिव है कि अब बख्तियार खिलजी से जोड़ दिया जाता है, जबकि वो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने जलाया या कितना लाइब्रेरी था। वो तारानाथ बोलता है तीर्थिका, 2 तीर्थिका थे, उनमें से एक ने जलाया। और तीर्थिका जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है तिब्बती अकाउंट्स में ब्राह्मणों के लिए, और ख़ासकर से जो सूर्य साधना करते हैं उन लोगों के लिए। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी आज नवादा नारद संग्रहालय में हैं मूर्तियों का अध्ययन करने को लेकर के। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया से शशि अहलावत आई हुई हैं, तो हम इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या खास मिली और किस विषय पे अध्ययन कर रही हैं, तो इन सब पूरी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम शशि अहलावत है। मैं रोहतक हरियाणा की रहने वाली हूँ। बिहार से मेरा बहुत समय से जुड़ाव रहा है। यहीं से मास्टर्स किया था मैंने राजगीर में, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ से। उसके बाद 1 साल काम किया राजगीर में रह करके ही आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट पे, और अब PhD कर रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया USA से। मेरा फील्ड वर्क रहा है यहाँ पर बिहार शरीफ में रह करके मैंने 1.5 साल के करीब फील्ड वर्क किया, और अब वापस लौटी हूँ तो कुछ और फील्ड वर्क करने के लिए। इस समय मेरा भग्न मूर्तियों पर विशेषकर से काम है। उसी के चलते अलग अलग म्यूज़ियम में जो बिहार में हैं, फिर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में भी जाना है। वहाँ म्यूज़ियम में रखी हुई जो भी टूटी हुई मूर्तियाँ हैं उनके ऊपर विशेष से मैं अध्ययन कर रही हूँ, ये समझने के लिए वो टूटी तो क्यों टूटी, कहाँ से टूटी, और उनको जोड़ने का प्रयास किया गया कि नहीं। तो अब तक आप क्या पाया, क्या लगता है जो जिस इलाके में आप गई तो वहाँ पे किस तरह का, किस नेचर की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली? जी, अगर आप गांव वालों से पूछेंगे कि ये कैसे टूटी हुई हैं, तो वो तो नाम देंगे, या तो मुसलमान का नाम देंगे या बोलेंगे औरंगज़ेब ने तोड़ा जो मुग़ल हुए, और बोलेंगे कि अंग्रेज़ ने तोड़ दिया, या चोरी करने वाला सिर्फ उसका गर्दन चुरा करके लेके जा रहा था, मुंडी चुरा करके, इसलिए मुंडी कटी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं। या कहने वाले ये भी कहते हैं कि हाँ टूट गई, चोर लेके जा रहा था और रास्ते में गिरा तो यही बचा। तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, और मेरा जो अध्ययन है वो ये कहता है कि ये अगर स्ट्रक्चर जैसे गिरता है ऊपर से, कोई भी मंदिर हुआ उसमें रखा है और वो ऊपर से गिरता है, तो उसके चलते मूर्ति टूट जाती है। ठीक है, एक तो ये रीज़न है, और वो स्ट्रक्चर गिरने का रीज़न ये है कि यहाँ पे भूकंप आते रहे हैं। याद होगा 2014-15 के समय में नेपाल में एक बड़ा भूकंप आया था। उस समय में बिहार में ज़्यादा हानि नहीं हुई, पर नेपाल में बहुत सारे मंदिर उस समय में टूटे, और उसमें रखी हुई मूर्तियों खासकर से बहुत टूटी। तो ऐसा ही भूकंप का एविडेंस मिलता है 13वीं शताब्दी में और फिर 14वीं शताब्दी में। लगभग 30-40 साल के अंतर के दौरान ही 2 बड़े भूकंप आए, जिनका नेपाल का जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पर उसका एपिसेंटर था, और पर उसका प्रभाव बंगाल, बिहार, बांग्लादेश इन एरियाज़ में भी पड़ा। तो उसी के चलते काफ़ी एरियाज़ यहाँ पे टेम्पल्स हुए या कोई भी तरीके का स्ट्रक्चर कह लीजिए वो टूटे होंगे, और वो पत्थर के बने होते थे, तो उसके नीचे जो भी मूर्तियाँ रखी होंगी उन पर असर पड़ेगा उसका, तो उसके चलते मूर्तियाँ टूटी हैं। और मेरे स्टडी में ये भी सामने आया है कि कुछ मूर्तियों को रिपेयर करने की भी कोशिश की गई है। अब रिपेयर करने की अलग अलग तकनीक उन्होंने अपनाई, और एक तकनीक जो खासकर से दिखती है वो ये कि जो भी हिस्से टूटे मूर्तियों के उनको आपस में जोड़ने के लिए एक छेद किया जाता था। 2 मूर्तियों के हिस्से, मान लो ये 2 मूर्तियाँ हुई, एक छेद यहाँ किया जाएगा, एक यहाँ किया जाएगा, और बीच में जोड़ने के लिए किसी तरीके का, वो क्या मटेरियल है वो मुझे नहीं मालूम, पर हो सकता है स्टोन का भी कोई रहा हो, जिसको जोड़ करके आपस में पाइप लगाया गया है दोनों साइड से, और उसको फिर जोड़ा गया, और कोई रेजिन वगैरह कुछ ना कुछ उसमें इस्तेमाल करते होंगे उसको चिपकाने के लिए। तो ऐसा देखने को मिला है, पर वो हर क्षेत्र में ऐसा नहीं है, कुछ ही जगहों पर मिलता है। तो हो सकता है जहाँ पर भी, जिन लोगों के पास भी लोकल में ऐसा रहा होगा, रिसोर्सेज रहे होंगे कि उसको जोड़ने का प्रयास किया जाए, तो उन्होंने अपना पैसा लगा करके मूर्तिकार को बुला करके वहाँ पे जोड़ने का प्रयास किया है। तो वहाँ उस केसेस में जोड़ने का मिलता है। कल ही मैं दाप्तू गई, दाप्तू में इस्लामपुर की तरफ पड़ता है ये,
वहाँ पर भी मूर्ति जोड़ने का एक दिखता है। सूर्य का बहुत बड़ा मूर्ति है वहाँ पे मूर्ति का हाथ टूटा हुआ है, साइड का एरिया टूटा हुआ है। तो जहाँ पर से हाथ टूटा, वहाँ दोनों हाथों की जगह में ऐसा ही जो छेद मैंने बताया आपको, उसी तरीके का देखने को मिलता है, जिससे कि पता चलता है कि जो हाथ टूटे होंगे, ऊपर से कुछ गिरा उसकी वजह से, तो हाथ जोड़ने का फिर कोशिश किया गया है। अभी वो टूटा हुआ है क्योंकि अब दोबारा से स्ट्रक्चर कभी गिरा तो वापस से वो वहीं से टूटेगा जहाँ से पहले से टूटा। तो बाद में दोबारा फिर प्रयास नहीं किया गया शायद जोड़ने का, तो अभी वो उस अवस्था में वहाँ पर रखा हुआ। आप अपने रिसर्च में किस चीज़ को सामने लाना चाहते हैं? मेरा जो काम है मूलतः वो बौद्ध इतिहास का बाद का जो समय था उस पर है, कि वो बोला जाता है कि बौद्ध धर्म का जन्म यहीं से हुआ। बोध गया में बुद्ध ने अपना प्राप्त किया, एनलाइटनमेंट उनको मिला, उसके बाद उन्होंने संदेश दिया बनारस में जा कर के, और वहाँ से घूमते घूमते आगे पूरा बौद्ध धर्म फैला। पर यह भी बोला जाता है कि धीरे धीरे वो भारत से ख़त्म हो गया, और बिहार से 13वीं शताब्दी में बोला जाता है कि पूरा विलुप्त हो गया। कोई भी चीज़ इतना ऐसा आसानी से विलुप्त नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे उसकी विलुप्त होने का संभावना दिखती है, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक ही नहीं होते। वो लोग बोलने में बोल देते हैं कि बख्तियार खिलजी आया सब कुछ तोड़ दिया, पर क्या लोग इतने कमज़ोर थे कि बख्तियार खिलजी एक बार आया और सब लोग भाग गए यहाँ से? तो इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई भी चीज़ अगर कम हुई है, किसी चीज़ का प्रभाव अगर कम हुआ है, या कोई मोनास्ट्री जैसे नालंदा महाविहार रहा, वो अगर काम करना बंद कर दिया है, तो उसके पीछे बहुत तरीके के कारण होते हैं, तो उन्हीं कारणों को ढूंढ रहे हैं। तो बख्तियार खिलजी वाला जो मसला है उसको आप क्या मानते हैं? उसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा है, आप चाहें तो जाकर के पढ़ सकते हैं, एकेडेमिया पर मैंने अपना आर्टिकल लिखा हुआ है। उसका सिंपल बातों में शब्द यही है कि जो एविडेंस है नैरेटिव का कि बख्तियार खिलजी ने तोड़ा, वो एक रिकॉर्ड में है, मिन्हाज सिराज का, जो मिन्हाज सिराज का नाम से एक है किताब पर्शियन में, उसमें मिलता है। अब वो जो लिखा है जिन्होंने, वो उस इवेंट के 30 साल बाद के करीब आकर के वहाँ पर लोगों से पूछ के और वो लिख रहे हैं कि बख्तियार खिलजी नाम से यहाँ पे एक गवर्नर आया और उसने अपने सोल्जर्स के थ्रू यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। और उसमें लिखा गया है कि जब वो उसको बिहार का पता चला कि यहाँ पे एक दुर्ग है बिहार में, वो आया जो कि बिहार शरीफ माना जाएगा, और उसने पूरा वहाँ पे तहस नहस किया, और बहुत वहाँ पर क्या बोलते हैं, सर मुंडे हुए लोग थे वहाँ पर, जिनको उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण थे, पर माना जा सकता है कि वो बौद्ध भिक्षु रहे होंगे। सर मुंडे हुए जो लोग थे, तो वो सब मर चुके थे, और वहाँ पे पता चला बाद में उन लोगों को कि किताबें बहुत सारी थी, और उनको किताबों को पढ़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सब लोग मारे जा चुके थे। तो ये एक लेखन वहाँ पे मिलता है। अब उसमें नालंदा वो था कि नहीं था ये जिक्र नहीं है, वो सिर्फ बिहार के दुर्ग की बात करते हैं, और मेरे रिसर्च में पता चलता है कि वो जो दुर्ग था वो बिहार शरीफ में है। आज भी गढ़पत पे जाएंगे आप तो उसके आपको अवशेष देखने को मिलते हैं। तो उस लेखन के हिसाब से वो केवल उदंतपुरी नाम का जो महाविहार था वहाँ तक आया, और वहाँ पर किताबें थी, सर मुंडे हुए बौद्ध भिक्षु थे, तो वो सब का उस हिसाब से क्लियर हो जाता है। पर वो नालंदा गया कि नहीं गया इसका कोई सबूत नहीं है। अब जो जलने का बोला जाता है कि नालंदा जला, उसमें 3 बड़ी बड़ी लाइब्रेरी थी, कोई बोलता है 6 महीने तक वो किताबें जला, कोई बोलता है 3 साल तक जली सारी किताबें, और उसी से बौद्ध धर्म का ख़त्म हुआ। ये जलने का, इस जो मिन्हाज सिराज का मैंने आपको बताया अकाउंट, इसमें कोई जिक्र नहीं है जलने का। ये कहाँ से मिलता है? ये तारानाथ नाम का एक बौद्ध भिक्षु था 17वीं शताब्दी में। उसने अपना एक पूरा भारत देश में, नेपाल देश में, तिब्बत में, इन सब को लेकर के इतिहास लिखा था, बौद्ध धर्म का क्या इतिहास रहा है। तो उसमें वो बहुत सारे राजाओं की बात करता है, बहुत सारे अलग अलग महाविहारों की बात करता है, वहाँ क्या क्या हुआ ये बताता है। तो नालंदा के बारे में जिक्र करता है कि नालंदा में 3 जो हैं मेन इवेंट्स हुए, जिसमें कि नालंदा को क्षति पहुँची, और वो अलग अलग कालों से जुड़े हुए हैं। एक तो जानते होंगे कि शशांक, गौड़ राजा शशांक का भी जिक्र ज़ुएनज़ांग भी करते हैं, जो चाइनीज़ वो थे, मंक थे। और उसके बाद 2 का और जिक्र ये करते हैं, तारानाथ नाम से जो बौद्ध भिक्षु थे। और उसमें से पहला जो है वो मिहिरकुल नाम के एक खून शासक थे, उन्होंने किया। उसके बाद रिपेयर हुआ, वो रिपेयर का भी जिक्र आता है। फिर जो तीसरा वाला था वो बताया जाता है कि 2 तीर्थिका थे, वो वहाँ से गुजर रहे थे, और जो छोटे बौद्ध भिक्षु थे वहाँ पर वो खेल रहे थे महाविहार में, तो खेलते खेलते उन्होंने गंदा पानी जो तीर्थिका थे इन पर फेंक दिया, और उससे वो गुस्सा बड़े हो गए। उन्होंने बोला कि हम इसको अब तबाह करेंगे, जहाँ पर ये रह रहे हैं पूरे महाविहार को तबाह करेंगे। और इसके चलते एक जो उनमें से तीर्थिका था वो जाकर के सूर्य साधना करता है 12 साल तक। ये सारा मैं जो लिखा हुआ है वो बता रही हूँ, असल में हुआ कि नहीं हुआ ये हमें नहीं मालूम है।
तो तीर्थिका जाकर के सूर्य साधना करता है 12 साल तक और वापस आकर के वो आग लगा देता है उसमें अपने मंत्र की शक्ति से आग लगा देता है। और वहाँ पे जिक्र आता है कि 3 मोनेस्ट्री, वहाँ पे 3 लाइब्रेरीज़ थी और उनका नाम जो है रत्नोधी, रत्नाकर, ये सब जो आप सुनते हैं आज के समय में, इस नाम की लाइब्रेरी थी, वो वहाँ पर जली और बहुत समय तक वो जलती रही, इतनी किताबें थी उसमें। तो और उसके बाद भी वो तारानाथ फिर जिक्र करता है कि वो रिपेयर भी हुआ उसके बाद में। पर ये जो जलने का आप नैरेटिव है, ये अब बख्तियार खिलजी से जोड़ दिया जाता है, जबकि वो कहीं पर भी नहीं लिखा है कि बख्तियार खिलजी ने जलाया या कितना लाइब्रेरी था। वो तारानाथ बोलता है तीर्थिका 2 तीर्थिका थे, उनमें से एक ने जलाया सूर्य साधना करके। और तीर्थिका जो शब्द है वो इस्तेमाल किया जाता है तिब्बती अकाउंट्स में ब्राह्मणों के लिए और ख़ासकर से जो सूर्य साधना करते हैं उन लोगों के लिए। तो उस हिसाब से तो क्या ब्राह्मणों को ज़िम्मेदार ठहराया जाए। हाँ, और साथ ही बहुत सारे अलग अलग नैरेटिव्स हैं जिसमें पता भी चलता है कि ब्राह्मण और जो बौद्ध धर्म था, दोनों में था कॉन्फ्लिक्ट था। तो फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, किस रीज़न की वजह से हुआ है, जिसमें किसमें धार्मिक मतभेद था या आर्थिक रूप से एक दूसरे से कंपटीशन में थे, या जब सत्ता पलटी सल्तनत आने के बाद तो किसको फेवर मिला किसको नहीं मिला, इन सब के चलते और जो लोकल में जो भी पेट्रन्स थे, क्योंकि बौद्ध धर्म को पैसा देने वाले कौन थे, ट्रेडर्स हुआ करते, मर्चेंट्स हुआ करते जो कारोबार करते हैं। अगर वो ही वहाँ से चले जाएंगे तो वहाँ पैसा देने वाले नहीं बचेंगे। इसी के चलते धीरे धीरे करके चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है। और अगर कोई रख रखाव करने वाला नहीं है, बिल्डिंग्स का बार बार रिपेयर कराने वाला नहीं है, तो वो धीरे धीरे उन पर क्षति पहुँचती है और चीज़ें कोलैप्स करने लगती हैं। तो यही पता चलता है मेरे को। अभी आप कहाँ घूमे बिहार में? बिहार में फ़िलहाल हाँ। अभी मेरा ये 4था दिन होगा बिहार में। और एक दिन मैं गुरुआ गई, बराबर गई और बोधगया में रह करके बोधगया का ही किया कुछ काम। क्या खास मिला मूर्तियों में, खास करके जो अध्ययन कर रही हैं? जो मैंने बताया कि हाँ। मैं टूटी हुई मूर्तियों पर फ़िलहाल काम कर रही हूँ, तो उसी के चलते मैं जगह जगह नोट कर रही हूँ कि कहाँ पे किस तरीके का, अगर रिपेयर है तो कैसा है, नहीं है तो कैसा दिख रहा है। वही नवादा म्यूजियम में आपको क्या खास मिला? नवादा म्यूज़ियम में भी एक रिपेयर का नमूना मिला। और यहाँ पर स्टोरेज में मूर्ति एक रखी है, उसमें रिपेयर का नमूना मिलता है। छोटा मूर्ति है पर उसमें 3 जगह पे उसी तरीके का छेद करके रिपेयर करने का कोशिश किया गया है। कौन सी मूर्ति है? अंदर में स्टोरेज में एक नागदेव का मूर्ति रहता अच्छा। है। टूटा हुआ है तो कुछ कहा नहीं जा सकता ठोस रूप से, पर नागदेव का लगता है। तो उसको क्या लगता है कि रिपेयर करने का कोशिश किया? अच्छा। और बाकी हिसाब से नवादा म्यूजियम आपको क्या महत्वपूर्ण खास लगा इसमें? नवादा म्यूज़ियम में खास ये है कि यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं वो हर मूर्ति में कुछ ना कुछ खास है। या तो वो इंस्क्राइब हैं या वो बहुत अलग तरीके की शैली का है, या उसमें जो मूर्ति का ही, जैसे हरिहर का ही मूर्ति लगा लीजिए घर में, इतना बड़ा मूर्ति हरिहर का नहीं देखने को मिलता है कहीं और। तो इस तरीके से हर मूर्ति बहुत खास है। थैंक यू।